ऑडियो वन। पुस्तक का नाम हस्तरेखा विज्ञान। लेखक वेदमूर्ति तपोनिश श्री राम शर्मा आचार्य। पशु विद्या के जानकार लोग घोड़ा, गाय, भैंस, बैल, ऊंट आदि के अंगों की बनावट पर बारीकी से नजर डालते हैं और यह बता देते हैं कि पशु इस नस्ल का है, इसके गुण, कर्म और स्वभाव इस प्रकार के होंगे। उस पशु को काम में लाकर परीक्षा करने के लिए बहुत समय चाहिए। इतना समय खरीद फरोख्त में नहीं मिलता। यह कठिनाई बहुत बड़ी मालूम पड़ती अगर शारीरिक चिन्हों को देखकर स्वभाव जानने की विद्या का आविष्कार न हुआ होता। परंतु अब वैसी कठिनाई नहीं है। एक मामूली किसान मोटे तौर से देखभाल करके झट बता देता है कि ये बैल कैसा निकलेगा। गाय भैंस के दूध घी के बारे में भी वह आसानी से अंदाजा लगा लेता है। इसी प्रकार ऊंट, घोड़ा, हाथी आदि की खरीद फरोख्त करने वाले लोग भी एक दृष्टि डालकर पशु के भीतर का हाल जान लेते हैं। उनका अंदाज कुछ अपवादों को छोड़कर आमतौर से ठीक ही निकलता है। आकृति देखकर पशुओं का स्वभाव जानने की विद्या इतनी सच साबित हुई कि अब उसमें संदेह और मतभेद की अधिक गुंजाइश नहीं रही। अनुभव ने उसकी प्रामाणिकता साबित कर दी है। यह सब देखते हुए भी जो लोग आकृति देखकर मनुष्य की पहचान के बारे में शक करते हैं, उसे मिथ्या कहते हैं, उनकी बुद्धि को क्या कहा जाए। वास्तविकता यह है कि जिस प्रकार पशु के बाह्य चिन्ह देखकर उसके भीतर के गुण जाने जा सकते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी पहचाना जा सकता है। गुणों से आकृति की रचना होती है। जिसका जैसा स्वभाव है, उसकी शारीरिक आकृति भी वैसी ही बनी रहेगी। हम देखते हैं कि जब कोई आदमी झलाया हुआ हो, झुंझला रहा हो, तो उसके चेहरे की सिकुड़न झुर्रियां एक खास किस्म से तनी हुई होती हैं। मस्तक पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, भौं में ऐंठ पड़ जाती है, कनपटी के पास चमड़ा सिकुड़ जाता है, आंखें चिपटी सी रहती हैं, गालों की मांसपेशियां तनती हैं। इस प्रकार शोक, चिंता, दुख, पश्चाताप, विरह, वेदना, दर्द, हानि, खुशी, लाभ, संतोष, अभिमान आदि की अवस्था में भी अलग अलग प्रकार की आकृतियां, भाव भंगिमा बनती है। जैसे जैसे अंतरंग अवस्था बदलती है, वैसे ही वैसे भाव भंगिमा बदल जाती है। जब मन में कोई भाव स्थायी रूप से आता है, तो आकृति भी उसी के अनुसार बदल जाती है। किंतु यदि कोई मनोरथ स्थायी रूप से अपने ऊपर अधिकार जमा ले, तो उसकी छाया अंग प्रत्यंगों पर स्थायी रूप से प्रकट होने लगती है। क्रोधी आदमी की आंखों में लाल रंग के डोरे पड़ने लगते हैं। स्वार्थी आदमी की आंखों में तिरछापन सा आ जाता है। माथे पर अधिक सलवटे देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस आदमी को भावनाओं का आवेश अधिक आता है। हमारा स्वस्थ और सुंदर बनने की विद्या नामक पुस्तक में अनेक तर्क और प्रमाणों के साथ ये साबित किया गया है कि काम, क्रोध, लोभ, शोक, चिंता आदि के कारण सैकड़ों प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं, कुरूपता आती है और कमजोरी तथा अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार सद्भावों से, सद्गुणों से स्वास्थ्य तथा सौंदर्य की प्राप्ति होती है। इन सब प्रमाणों से स्पष्ट है कि मनुष्य का जैसा स्वभाव तथा विचार होता है, वैसा ही उसकी आकृति, शारीरिक दशा बनने लगती है। शरीर को देखकर मनुष्य के मनोभावों को जानने की विद्या सिखाने वाली पुस्तक आकृति देखकर मनुष्य की पहचान प्रकाशित हो चुकी है। आकृति और मनोभावों का आपस में बहुत घना संबंध है। इतना घना कि एक को देखकर दूसरे को पहचानने में कुछ विशेष अड़चन न होनी चाहिए। शरीर शास्त्र के अनुभवी विद्वानों का कथन है कि मस्तिष्क से निकलकर ज्ञान तंतु शरीर के विभिन्न अंगों में फैल गए हैं। यूं तो ये ज्ञान तंतु शरीर के हर एक हिस्से में मौजूद हैं, परंतु सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में ये तंतु हाथों की ओर गए हैं। मस्तिष्क में जो विचारधारा काम कर रही है, चित्त में जैसा विश्वास जम गए हैं, हृदय में जैसी धारणा है, उसका प्रकटीकरण हाथों को देखकर आसानी से हो सकता है। आकृति विज्ञान के विशेषज्ञ और शरीर विज्ञान के आचार्य एक स्वर से इस बात का समर्थन करते हैं
कि शरीर की भीतरी दशा का हाथों को देखकर परिचय प्राप्त किया जा सकता है। वैद्य लोग हाथ की जड़ में चलने वाली नाड़ी को देखकर रोगों का निदान करते हैं। कारण यह है कि ज्ञान तंतुओं का हाथ में अत्यधिक बाहुल्य होने के कारण शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा हाथ की नाड़ियां अधिक स्पष्ट होती हैं। चिकित्सक लोग नाखून की परीक्षा करने से भी रोगों का निर्णय करते हैं। इसका कारण भी हाथों में अधिक मात्रा में रहने वाले ज्ञान तंतु ही हैं। जिन्होंने डॉक्टरी विद्या पढ़ी है वे जानते हैं कि लकवा रोग से कुछ समय पूर्व हथेली की रेखाओं में बड़ा भारी परिवर्तन होने लगता है। अक्सर बहुत सी छोटी मोटी रेखाएं बिल्कुल गायब हो जाती हैं। इससे प्रतीत होता है कि हाथ के द्वारा न केवल वर्तमान काल की स्थिति जानी जाती है, वरन ये भी जाना जा सकता है कि भविष्य में कैसी कैसी घटनाएं घटित होने वाली हैं। वर्तमान से भविष्य का बहुत बड़ा संबंध है। अमुक व्यक्ति आज ये कर रहा है, यह जान लेने के पश्चात ये अनुमान लगाना सहज है कि उसका भविष्य कैसा होगा। मोटी बुद्धि वालों को भविष्य की जानकारी प्राप्त करना कोई चमत्कार जैसी वस्तु दिखाई पड़ती है, परंतु वास्तव में इतनी आश्चर्यजनक नहीं है जितनी कि वह समझी जाती है। जब बुखार आने को होता है तो कुछ समय पहले देह टूटने लगती है। बच्चा पैदा होने से भी 9 मास पहले स्त्री का पेट बढ़ने लगता है। आंखें जब दुखने आती हैं तो कुछ समय पहले पूर्व लक्षण प्रकट होने लगते हैं। दांत गिरने से पहले उनका हिलना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार पूर्व लक्षणों के द्वारा मनुष्य का भविष्य भी जाना जा सकता है। जैसी आंतरिक दशा होगी, बाह्य परिस्थितियां उसके अनुसार ही प्राप्त होकर रहती हैं। हाथ की रेखाओं पर आप विशेष रूप से ध्यान दें तो आपको मालूम पड़ेगा कि वे घटती बढ़ती रहती हैं। बहुत सी नई रेखाएं पैदा होती हैं और बहुत सी गायब हो जाती हैं। कई की लंबाई कम होती है और कई बढ़ जाती हैं। किसी में शाखा प्रशाखाएं फूटती हैं, कुछ एक तरफ को झुकती हैं, कुछ मोटी से पतली और पतली से मोटी हो जाती हैं। इस प्रकार के परिवर्तन निरर्थक नहीं होते, वरन उनमें कुछ खास रहस्य छिपा होता है। मनुष्य की आंतरिक दशा के हेरफेरों का प्रभाव हस्तरेखाओं पर पड़ता है। तदनुसार उन रेखाओं में लौटफेर शुरू हो जाता है। इस परिवर्तन को देखकर अनुभवी व्यक्ति आसानी से पता लगा लेते हैं कि अमुक व्यक्ति सूक्ष्म परिस्थितियां किस दिशा में चल रही हैं और उनके कारण निकट भविष्य में किस प्रकार की बाह्य परिस्थितियां बनना संभव है। यह अनुमान कभी कभी कुछ गलत भी हो सकते हैं, जिसके कारण अक्सर 2 देखे जाते हैं। पहला, परीक्षक का सूक्ष्म बुद्धि तथा अनुभवी न होना। दूसरा, स्वभाव का इतना नया परिवर्तन जिसका अंकन रेखाओं पर ठीक प्रकार से ना हो पाया। स्वभाव में अचानक जबरदस्त परिवर्तन हो जाने पर भविष्य की रचना भी तुरंत ही बदल जाती है, परंतु हाथ की रेखाएं इतनी जल्दी नहीं बदलती। उनके बदलने में कुछ देर लगती है। इस नए परिवर्तन की पूरी जानकारी प्रकट ना हो तो हस्त रेखाएं देखकर जो फल बताया गया है वह कभी कभी गलत भी साबित हो सकता है। ऐसे अपवाद कम होते हैं, कभी कभी होते हैं तो भी होते अवश्य हैं। इसलिए सामुद्रिक विद्या में प्रवेश करने वाले को, परीक्षार्थी या परीक्षक को ये कठिनाई भली प्रकार ध्यान में रखना चाहिए कि आरंभ में यदि थोड़ी सफलता मिले तो उसे निराश न होकर अधिक सूक्ष्म बुद्धि का प्रयोग करके वास्तविकता तक पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए। हाथ की रेखाएं मुट्ठी बांधने का फल है। यह काम करने से हथेली में सुकुड़न पड़ जाती है। ऐसा कहकर सामुद्रिक विद्या के महत्व को अस्वीकार करने वालों का मत अधिक बुद्धि संगत नहीं जान पड़ता, क्योंकि यदि ऐसा होता तो धनी लोग जो हाथ से कुछ काम नहीं करते, उनके हाथ में तो रेखाएं न होती और कम होती। इसके विपरीत किसान और मजदूर जो सदा कठिन परिश्रम में लगे रहते हैं, उनके हाथ में बहुत अधिक रेखाएं हुआ करती, परंतु ऐसा देखा नहीं जाता। आप देखेंगे कि जिन लोगों का जीवन एक निश्चित धारा में बहता चला जा रहा है और जिनमें कोई सद्गुण या दुर्गुण नहीं है, उनके हाथ में कम रेखाएं होती हैं, क्योंकि उनके जीवन में विशेष हलचलें पैदा होने की संभावनाएं नहीं होती।
जो लोग अस्थिर चित्त होते हैं, उतार चढ़ाव के कारोबार करते हैं, हलचलों में भाग लेते हैं, उनके जीवन में सुख दुखों का लौटफेर की बड़ी जोखिम रहती है। तदनुसार उनके हाथों में रेखाएं भी अधिक होती हैं। यदि यह बात ना होती और गर्भ में बालक की मुट्ठी बांधे रहने के कारण ही हाथ में सलवटें पड़ा करती, तो उनकी संख्या सभी बालकों में करीब करीब समान होनी चाहिए थी। परंतु देखने से विदित होता है कि नवजात शिशु की रेखाओं की संख्या में भी भारी भिन्नता पाई जाती। परीक्षणों के आधार पर हम इसी नतीजे पर पहुंचने के लिए विवश होना पड़ता है कि हाथ की रेखाएं अपने अंदर कुछ रहस्य छिपाए हुए हैं। ये रहस्य ये है कि मनुष्य की भीतरी परिस्थितियों की और भविष्य में होने वाले घटनाओं की हस्तरेखाएं एक प्रकार का सचित्र लिखावट है, जिसे पढ़कर अपने बारे में और दूसरों के बारे में बहुत सी अज्ञात बातों को जाना जा सकता है। सामुद्रिक विद्या का इतिहास बहुत पुराना है। भारतवासी पुरातन काल से इससे लाभ उठाते आ रहे हैं। यहाँ से इस विद्या का अन्य देशों में प्रसार हुआ और चीन, तिब्बत, फारस, मिस्र, यूनान आदि देशों में भी यह विद्या फैली। ईसा से 30,000 वर्ष पहले चीन में हस्तरेखा जानने वाले विद्वान मौजूद थे, ऐसा पता चलता है। यूनान देश में पिलिरमन, आलातुनिया, प्लिनी, हिंस, पानस आदि कितने ही विद्वान इस विद्या के धुरंधर ज्ञाता हो चुके हैं। इतिहास में ऐसा उल्लेख आता है कि सम्राट सिकंदर को हिस्पानिक नामक विद्वान ने हस्तरेखा संबंधी एक पुस्तक स्वर्ण अक्षरों में लिखकर भेंट की थी। जब छापे खाने का आविष्कार हुआ ही था कि बाइबल के बाद सामुद्रिक शास्त्र संबंधी एक डिंक कुट सिरोमन नामक पुस्तक जर्मनी देश में सन 1375 ईस्वी में छपी। इसके बाद वहां सन 1460 ईस्वी में एक दूसरा पुस्तक हेरोनमेटिया अरिस्टजेज कंफ्यूटुजर्स पुस्तक, ये दोनों पुस्तकें आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित हैं। इंग्लैंड में चौथे जॉर्ज के शासनकाल में ये विद्या इतनी अधिक बढ़ी कि धूर्त लोग इसके द्वारा अनुचित लाभ उठाने लगे। ऐसे लोगों के विरुद्ध वहां की पार्लियामेंट में एक एंटी पामिस्ट्री बिल पास किया। यूरोपीय देशों में हस्तरेखा विद्या के संबंध में महत्वपूर्ण खोजें की और विज्ञान द्वारा ये साबित किया कि ये विद्या शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान के आधार पर अवलंबित है। वैज्ञानिक मैंसिनियर ने अपने परीक्षणों द्वारा ये साबित कर दिखाया कि हाथों में एक विशेष प्रकार के लाल रंग के परमाणु होते हैं, जो रेखाओं के सहारे बढ़ते हैं और पीछे हटते हैं। डॉक्टर ऑस्कर के इस विषय में अच्छे ग्रंथ लिखे हैं। मिस्टर शेरियो की पामिस्ट्री दुनिया भर में ख्याति प्राप्त कर चुकी है। सामुद्रिक विद्या के प्रेमियों को यह बात विशेष रूप से ध्यान रखने की है कि हाथ की विभिन्न रेखाओं पर तथा हाथ की बनावट पर विस्तृत विचार करने के उपरांत ही किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। केवल एक रेखा या अमुक चिन्ह को देखकर ही कोई निश्चित सम्मति प्रकट न कर देनी चाहिए। चतुर्वैद कई प्रकार की परीक्षाओं द्वारा रोग की जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के ही हाथ का फल निर्धारित करना चाहिए।